हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जिसमें हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ एराइल हैलाइड के कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी आप स्वयं करेंगे 3-4 पॉइंट। ठीक है, कि फिजिकल भौतिक रूप से किस तरह से दिखते हैं, इनके क्वथनांक क्या होते हैं, इनके गलनांक क्या होते हैं, कि जल के साथ घुलते हैं या नहीं घुलते हैं, या इनका घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट आप कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, रिएक्शंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर में इनके केमिकल प्रॉपर्टी को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए केमिकल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स, या बोलो आप एराइल हैलाइड। ठीक है, एराइल हैलाइड के रासायनिक गुण। ठीक है, एराइल हैलाइड बच्चों, जैसे आम के पास एल्काइल हैलाइड था, ये भी 3 तरह की रिएक्शनें शो करता है। फर्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा करता है रिएक्शन विद मेटल्स, और थर्ड करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ट्यूशन। ठीक है, 3 तरह की रिएक्शन देंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगले लेक्चर में हम रिएक्शन विद मेटल और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक, आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, क्योंकि आपने हेलो एल्केन में आपने बहुत अच्छी तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, SN1 SN2 है ना, इन डेप्थ में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन होता है एरोमेटिक। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा होता है, X। ठीक है, रिएक्शन करने कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्या होगा, यहाँ से X अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ठीक, ये बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, X माइनस, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकला, और ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा और अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बनेगा, आप पास यहाँ न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग जाएगा, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नोट लगाई। ठीक है, नोट, क्या नोट लगाओगे, ठीक है, एराइल हैलाइड या हेलो एरीन्स। ठीक है, एराइल हैलाइड। ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया एराइल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड की तुलना में कम देते हैं। ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हो, एराइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड की तुलना में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, एराइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड की तुलना में, ठीक है, एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, RX वाले की तुलना में, ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। मतलब एराइल हैलाइड देना नहीं चाहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और क्वेश्चन भी ज़्यादातर यही आता है कि क्या कारण है कि एराइल हैलाइड
ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं, या तो इस तरह से आता है। या क्या कारण है कि एराइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड की तुलना में, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति कम क्रियाशील हैं, क्यों? तो इसके दो रीज़न हैं, ठीक है। फर्स्ट रीज़न है अनुनाद और दूसरा रीज़न है CX, ठीक है, CX बंध की प्रकृति, ठीक है। देखो आपने एराइल हैलाइड में पढ़ा कि वहाँ क्या होता था, RX न्यूक्लियोफाइल आता था, न्यूक्लियोफाइल जाता है, इस पर अटैक करता है, X माइनस बाहर निकलता था, तो आपका क्या बन जाता, RNU और X माइनस बाहर निकलता है। ये तो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमने बोला एराइल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से कम देते हैं, ठीक है। तो रीज़न मैंने बताया अनुनाद। अगर कोई आपको एक नंबर क्वेश्चन पूछता है कि क्यों, तो आप बोलोगे अनुनाद के कारण या CX बंध की प्रकृति के कारण, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्क्राइब करते हैं अनुनाद। अनुनाद को बताऊँ तो क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस। देखो ये है आपका क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, या एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में क्या लगा होगा, फ्लोरीन लगा हो सकता है, क्लोरीन लगा हो सकता है ना, और आयोडीन लगा हो सकता है। आप जानते हो कि हैलोजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर। होता क्या है कि ये अपने लोन पेयर क्या करता है, डोनेट कर देता है बेंजीन रिंग को। अगर इसने अपने लोन पेयर डोनेट कर दी इस कार्बन को, तो इस कार्बन की मुसीबत होगी, कुछ संभालेगा कैसे, कार्बन की बैलेंस तो 4 होती है, तो क्या होगा फिर उतने में, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो रेजोनेंस होगा, ठीक। रेजोनेंस से क्या होगा, ये यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ X हो गया, 1 2 3 4, इसने अपने पाले पोसे इलेक्ट्रॉन खोए हैं, तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव, और बाकी ये इस तरह से रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे चार्ज हुआ, इसने अपने चार्ज को क्या किया है, यहाँ भेजा, इतने में ये फिर कहाँ जाएगा, यहाँ। तो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड इस तरह से, और यहाँ डबल बॉन्ड X पॉजिटिव। फिर क्या होगा, रेजोनेंस पता है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है 11वीं में रेजोनेंस, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ, तो ये यहाँ चले गए, यहाँ है, और यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड X। फिर आगे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये कहाँ जाएगा वापस। इसका अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरीके से, ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और इसका ठीक है। इन जितने ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं, इनका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, जो जितने आपने ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए हैं, इन सब की प्रॉपर्टी को जो शो करता है उसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, संकरण। तो इनकी संकरण ये क्या होती है, ये इस तरह से। देखो पाई बॉन्ड कहाँ था, पाई बॉन्ड यहाँ भी था, यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, देखो, और यहाँ भी है, और यहाँ भी है, सब जगह पाई बॉन्ड है। और यहाँ X के और इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और देखो ये नेगेटिव कहाँ का है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, और यहाँ नेगेटिव, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब आप खुद सोचो कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों देगा, ठीक है भाई। एराइल हैलाइड में कार्बन और X का बॉन्ड कैसा था, सिंगल बॉन्ड था। यहाँ कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड कैसा है, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। जो आपको दिख रहा था कि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो आप कुछ सोचो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा आसान है या डबल बॉन्ड को। भाई आपने तो सब्स्टिट्यूशन करना है, X को अलग निकालना है और क्या लगाना है वहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल लगाना है,
ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस के कारण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, पार्शली डबल बॉन्ड, आंशिक द्विबंध होने के कारण आप लिख सकते हो कि एराइल हैलाइड में कार्बन और X के मध्य, ठीक है, आंशिक द्विबंध होने के कारण, ठीक है, ठीक है, हैलोजन X क्या है, हैलोजन का निकलना आसान नहीं होता है, जिस कारण एराइल हैलाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं या नहीं देते हैं। जनरली तो आप ये बोलोगे कि नहीं देते हैं न्यूक्लियोफिलिक, जबकि एराइल हैलाइड देते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। भाई आपको सोचो, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, पहले आप पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, फिर सिग्मा बॉन्ड को, दो बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं। यहाँ पे तो आपने एक ही बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। तो रेजोनेंस के कारण, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, रेजोनेंस हो रहा है, जिसके कारण हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, जिसके कारण उसको अलग करना आसान नहीं है। यही कारण है कि हैलोजन एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप CH बंध की प्रकृति करो तो देखो, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ लगा हुआ है हैलोजन, तुम समझो, और एक आप पास से एराइल हैलाइड। यहाँ देखो, यहाँ कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है और एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। भाई 4 सिग्मा होते हैं तो कौन सा होता है, 4 सिग्मा होते हैं तो sp3। यहाँ 3 सिग्मा है, एक डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये बता रखा है तुम्हें। यहाँ पे कार्बन, जहाँ पे डबल बॉन्ड वाला कार्बन कैसा होता है, sp2, जबकि यहाँ पे कार्बन जो लगा हुआ है CX, ऐसे तो लगा हुआ है H, देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, यहाँ पे कैसा है, sp3। हमको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कैसे डिसाइड करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के प्रति, ठीक है। जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा वो कार्बन क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक होगा। देखो, अगर मैं बात करूं sp की, बात करूं मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, और बात करूं sp3 की, ठीक है। sp में कितना है, 50% S कैरेक्टर है और 50% P कैरेक्टर। यहाँ कितना है, 33% S कैरेक्टर है और 67% समथिंग क्या है, P कैरेक्टर है, ठीक है। और यहाँ देखो 25% S कैरेक्टर है और यहाँ 75% P का, 25 यहाँ तो कम है, यहाँ कितने 33 है। तो हम तो तुलना कर रहे हैं इस कार्बन को और इस कार्बन की। sp3 ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, और ये कैसा है, sp2। यहाँ पे S कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण, अगर कार्बन और X हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है उसकी प्रकृति के आधार बता रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो S कैरेक्टर है वो ज़्यादा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए यहाँ पे जो कार्बन की ऋणात्मकता है, जो कार्बन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा कौन सा है, कार्बन, जहाँ sp3 होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे होगा इस तरह से, तो ये क्या होगा, sp3। तो sp3 का कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, फिर sp2 और फिर sp3। अब देखो, यहाँ कार्बन sp2 है, ठीक है, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक, तो वही हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने पास खींचेगा। मतलब S कैरेक्टर कैसे बताता है, S कैरेक्टर होता है न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा, नाभिक के सबसे पास में होता है S ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल अगर नाभिक के बिल्कुल पास है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज़्यादा आकर्षित करेगा। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींचना, वही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, कि कितने आसान से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो यहाँ देखो, इसका S कैरेक्टर 33%, यहाँ S कैरेक्टर 25%, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हाइड्रोजन से अपने पे खींचेगा। इसका मतलब बॉन्ड क्या बनेगा इनके बीच में, मजबूत। हाइड्रोजन भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन भी हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों में लड़ाई होगी तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, इसलिए इनके बीच में बॉन्ड क्या हो जाता है, प्रबल बॉन्ड हो जाता है। sp कैरेक्टर होने ज़्यादा, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन से ज़्यादा मजबूती से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जबकि एराइल हैलाइड में, ठीक है,
कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसके कारण हैलोजन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मजबूती से पकड़ नहीं सकता है। तो यहाँ से हैलोजन को हटाना बहुत टफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो कि यहाँ पे आपका जो अराइल हैलाइड में कार्बन परमाणु sp2 संकृत होने के कारण, ठीक है, के कारण sp2 संकृत होने के कारण अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, जिस कारण यह हैलोजन से मजबूती से बंधा होता है, जिस कारण हैलोजन का निकलना आसान नहीं होता है, ठीक है। या अराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दे पाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोल्ड का, ठीक है, कि अराइल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों नहीं देते, तो आप जाता है ए देना अनुनाद वाला, ठीक है, अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ड्यू टू रेजोनेंस के कारण क्या होता है, एक्सो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर होता है, आंशिक डबल बॉन्ड करैक्टर होता है, ठीक है। हमको पता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता है, थोड़ा टफ होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने की तुलना में, ठीक है। तो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, तो आप बताओगे इसी कारण अराइल हैलाइड क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है, ठीक है। कंप्लीट हुआ। अब देखो नहीं देता है, लेकिन अगर आप क्या करोगे, ऑर्डिनरी कंडीशन, ठीक है, जैसे टेम्परेचर हाई कर दोगे, प्रेशर हाई कर दोगे, तब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया देगा, ठीक है। तो फर्स्ट लिखो, फर्स्ट अभिक्रिया क्या करते हैं हम, डाउ प्रक्रम पे करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, डाउ प्रोसेस पे करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पॉज करके नोट कर लिया करें, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की रिएक्शन डाउ प्रोसेस, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखा होगा डाउ प्रक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रक्रम, ठीक है, डाउ प्रक्रम। इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोजन की जगह ले लिया हमने, क्या एक्स की जगह क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH, 2 मॉलिक्यूल ले लो, H+HCl ले लो, कैसा डाइल्यूट, ठीक है। टेम्परेचर देखो 623 केल्विन, प्रेशर 300 atm, देखो हाई टेम्परेचर पे होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्या होगा, यहाँ से निकलेगा Cl, तो NaCl बाहर निकल जाएगा, OH वहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब बनता तो मैं क्या करता हूँ, पूरा बनाता हूँ, है ना। यहाँ पहले बनता है ONA, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, Na+O- आयन भी बोल सकते हैं, आयन। और फिर बनता है आपका, ठीक है, एसिड आता है HCl, OH, ठीक है, Cl यहाँ से निकल जाता है, NaCl बाहर निकलता है, ये बन गया आपका फिनॉल। बहुत बार रिएक्शन आती है, कैसे बनाओगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, तो डाउस प्रोसेस के द्वारा आप फिनॉल बना सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर इंटरमीडिएट उसको बनाना नहीं चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। आपने लिख दिया है, देखो क्लोरोबेंजीन से यहाँ पे होता क्या, देखो NaOH के 2 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, NaOH के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ से निकला H2, समझ में आ रहा है, यहाँ से गया Cl, तो क्या निकल गया, NaCl निकल गया, ONA लग गया यहाँ, तो ये लग गया ONA यहाँ, अरे भाई यहाँ से H+O-, ONA लग गया यहाँ, समझ में आ रहा है। और ONA अब आया HCl, एसिड ने क्या किया, NaCl को लेके चले गया, ठीक है, बाहर, और H लग गया यहाँ, तो क्या बन गया OH फिनॉल। समझ में आया। मैकेनिज्म देखें थोड़ा और इंटरेस्टिंग पता चलेगा आप।
ठीक है, वैसे पूछता नहीं है इसकी मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म करूँ, ठीक है, यहीं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या होता है, फर्स्ट आता है क्लोरोबेंजीन, उल्टा लिखा ना, थोड़ा सही होगा लिखने के लिए। फर्स्ट क्या आएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। फर्स्ट में कौन आएगा, NaOH आएगा। कैसा है ये ध्यान रखना, एक्वस है ये, एक्वस जलीय, तो यहाँ से आएगा OH माइनस, ठीक है, OH माइनस। अब देखो मैकेनिज्म, देखो रिएक्शन पहले हो जाती है, मैंने बोला ऐसे इस तरह से हुआ आपका फिनॉल बना, मैकेनिज्म बाद में सोची जाती है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसने हाइड्रोजन का बोला भाई साहब आपने अपने इलेक्ट्रॉन दे के आ जाओ और H+ बाहर निकल जाओ, तो क्या निकल गया, OH और H+ क्या निकल गया, H2। तब देखो क्या बना, यहाँ बॉन्ड यही, यहाँ नेगेटिव हो गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ पे, और ये इस तरह से, और ये आपका Cl, ठीक है, OH। अब कौन आया, Na+, ठीक है, Na+। अब देखो इसको क्या चाहिए था, इसने क्लोरीन को बोला भाई साहब आप इलेक्ट्रॉन लेके आओ मुझे ज़रूरत है, तो ये क्या निकल गया, NaCl निकल गया ना माइनस, ठीक है, निकल गया। अब उतने में क्या हो, इस पर अगर पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उतर के कहाँ चले गया, नीचे, ठीक है। और ये बॉन्ड यहाँ, समझ में आया, ये बॉन्ड यहाँ से कहाँ उतर गया, इसको बोलते हैं बेंजाइन, बेंजाइन, ट्रिपल बॉन्ड वाला बेंजाइन है, बेंजीन नहीं है, बेंजाइन है। ये है इसका इंटरमीडिएट, ठीक है, माध्यमिक यौगिक। अगर कोई पूछे डाउ प्रोसेस का इंटरमीडिएट क्या है, तो बेंजाइन है, ठीक है। अब देखो इस तरह से हुआ, एक मॉलिक्यूल हमारे यूज हो गए NaOH, दूसरे में क्या होगा, ये बेंजाइन, फिर कौन आएगा, फिर आएगा NaOH, ठीक है। NaOH आया तो OH माइनस गया, इसने बोला भाई साहब आप अपने इलेक्ट्रॉन लाओगे, यहाँ प्लस आएगा, ये कहाँ चले जाएगा, इसकी जगह पे, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ थे वहीं। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और यहाँ लग गया OH, समझ में आया, ये OH गया यहाँ अटैक किया क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, OH माइनस। अब क्या होगा, अब आएगा Na+, NaOH से OH तो चले गया, अब बचा कौन, Na+। ने बोल, देखो इसने बोला भाई ऐसा कर, आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन छोड़ के इलेक्ट्रॉन इसको दे दो और अपने आप कहाँ चले जाओ, शिफ्ट होके यहाँ चले गए। तो जो इसने H खोया था यहाँ H2O के फॉर्म में, वो H उसको वापस मिल गया यहाँ पे, ठीक है, वापस मिला, तो ये हो गया इस तरह से, H मिल गया उसको, चल लिख देते हैं H, यहाँ पे क्या है O, और ये क्या बन जाएगा O-, ठीक है, O-। अब देखो O के साथ कौन गया, Na+, तो ये क्या बन गया यहाँ Na, ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। इसको मिटा दो यहाँ से, बेंजाइन इसका इंटरमीडिएट है, यहाँ लिख दो इसको, बेंजाइन इसका इंटरमीडिएट। अब क्या होगा, अब आएगा डाइल्यूट HCl, जो आपने एसिड डाला है, इसकी कहानी खत्म। अब देखो यहाँ Na, यहाँ Cl, क्या निकला, NaCl, NaCl, यहाँ H था, H+ गया, कहाँ गया, O के साथ, क्या बन गया, फिनॉल। बहुत इंटरेस्टिंग होती है मैकेनिज्म अगर आप समझो, ठीक है। किस तरह से हुआ, क्लोरोबेंजीन था, ऑर्थो पोजीशन पे H था, इस H ने अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के H+ के फॉर्म में बाहर निकला, OH, NaOH से OH आया, ठीक है, एक्वस से, जलीय से। इसने क्या किया,
OH से H लेके H2 बाहर निकला। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर गया, Na+ ने उसका खींच के NaCl बाहर निकला। ये यहाँ पे इसका इंटरमीडिएट बना बेंजाइन। ठीक है, इसका इंटरमीडिएट बेंजाइन है। ठीक है, इंटरमीडिएट। ठीक है, बेंजाइन। फिर बेंजाइन आया, NaOH का दूसरा मॉलिक्यूल, एक्वस का दूसरा मॉलिक्यूल आया OH। इस कार्बन पर अटैक करने गया। अगर इस कार्बन पर अटैक करने गया तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन वापस चले गया। ठीक है, तभी तो पॉजिटिव आएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो इसने OH का जो H था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देके H+ के फॉर्म में बाहर निकला। और यहाँ H+ को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इसने बोला भाई साहब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दी। इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका H वापस जो उसने खोया था उसको प्राप्त हो गया। यहाँ फिर Na आया, Na ने क्या किया? O- से रिएक्ट करके ONA सोडियम फिनॉक्साइड बनाया। फिर आया डाइल्यूट HCl, जो आपने डाला और उससे क्या निकला? Na और Cl निकल गया, NaCl और H वहाँ लग गया OH। क्या बन गया आपके पास? फिनॉल। तो इस तरह से डाउ प्रोसेस से आप, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यही तो हुआ। अरे कुल मिला के क्या हुआ? OH- चले गया, Cl- निकल गया बाहर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, पूछता नहीं है। ठीक है, मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए। बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, आपको कब क्या पूछ दे। अब देखो, जो क्लोरोबेंजीन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति कम क्रियाशील है। अब आपने देखा ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे हुई। ठीक है, लेकिन अगर भाई सामान्य तो नहीं देते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँ क्लोरोबेंजीन में, ठीक है, कि उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा दूं तो थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाए। भाई 623 केल्विन टेम्परेचर लाना पहले तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, कहाँ से लाओगे इतना टेम्परेचर? तो थोड़ा टेम्परेचर और कम कर सकते हैं हम। कैसे? अगर मैं क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर O- क्या लगा दूं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पढ़ा रखे हैं, जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। ठीक है, और यहाँ लगा हुआ है Cl। समझ में आया? यहाँ से क्या हुआ? आपने बोला यहाँ पे sp2 कैरेक्टर है। ठीक है, रेजोनेंस यहाँ भी होगा जैसा पहले बनाया था। रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ आएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा? इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इसका मतलब जो यहाँ पे sp2 कैरेक्टर है, जो कार्बन बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, वो इसके कारण क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसका मतलब ये बेंजीन की क्रियाशीलता को, जो क्लोरोबेंजीन है उसकी क्रियाशीलता को थोड़ा बढ़ा देगा। अब आपने क्या किया? सेम प्रोसेस, NaOH लाया, डाइल्यूट HCl आया, डाइल्यूट HCl लाया, NaOH क्या था? एक्वस था ना, जलीय। और टेम्परेचर हो गया अब 483 समथिंग केल्विन। देखो 623 से 483 केल्विन आ गया NO2 लगाने से। ठीक है, ये मैंने 11 में भी बता रखा है। मैं यहाँ पे इसको दोबारा मैं वही चलेगा रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस वही चलेगा, पर इसके कारण इसकी जो नेगेटिव था, जो कार्बन पे जो विद्युत ऋणात्मक था वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्योंकि जो ये अपने लोन पे नीचे उतार रहा है उसको कौन खींच लेगा? नाइट्रोजन खींच लेगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो यहाँ NO2 और यहाँ लग जाएगा OH। 1 2 3 4, तो इसको बोलोगे 4 नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। अच्छा, अगर मैं 2 लगा दूं ऐसा ग्रुप तो और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा भाई। यहीं पे लिख दूं, आ जाएगा ये। अरे भाई अगर मैं एक N डबल बॉन्ड O A- और इस तरह से लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं और यहाँ पे Cl, फिर वही NaOH। ठीक है, क्या? एक्वस जलीय है ना, HCl कैसा? डाइल्यूट। अब ये 383 केल्विन पे होगी। प्रेशर भी, ठीक है, प्रेशर तो ज़्यादा मेंटेन करना, 300 केल्विन रहेगा। ठीक है, यहाँ प्रेशर 200 केल्विन समथिंग हो जाएगा। देखो और कम टेम्परेचर पे होने लग जाएगी, क्योंकि अब आपके पास क्या है? 2 नाइट्रो ग्रुप लग गए हैं और ज़्यादा क्रियाशील हो गए। अभी कम टेम्परेचर पे देगा जल्दी। मैंने बोला ना, सामान्यतः क्लोरो जो बेंजीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है तभी दोगे। जबरदस्ती करा रहे हो आप, या तो फिर आप बोल रहे हो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे, तो आपने क्या किया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं बेंजीन रिंग से। ठीक है, 2 तरह के ग्रुप होते हैं। अब यहाँ लगाए तो ये 383 केल्विन पे हो जाएगा। बनेगा क्या?
यहाँ NO2, भाई मैंने ये क्लोज करके लिख दिया, ठीक है, और ये Cl, ये जैसा, तो क्या बनेगा 2,4-डाई-नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अच्छा 3 लगा दो, 3 लगा दो। ये ऑर्थो, ये देखो ये कौन सी पोजीशन थी, ऑर्थो, ये है मेटा, ये है पैरा, ठीक है, ये फिर मेटा, ये ऑर्थो, ये तो बता रखा तुम्हें। अच्छा अगर मैं 3 लगा दूं नाइट्रो, O माइनस डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ Cl N डबल बॉन्ड O माइनस पॉजिटिव, और यहाँ लगा दो N डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। 3 लगा दिए और यहाँ लिख दिया आपने NaOH एक्वस डाइल्यूट HCl। अब सिर्फ आपने गर्म करना है। आप देखो कितने आसानी से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए कहाँ कहाँ, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। भाई ये पैरा पोजिशन है, ये ऑर्थो है, ऑर्थो 3 लगा दी। अभी नॉर्मल गर्म करो, तो आप थोड़ा गर्म कर सकोगे, लैबोरेटरी में भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप क्या करो, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, देखो ये क्लोरीन है, 1 2 3 4, 1 क्लोरो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ठीक है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, बस लिख सकते हो ना इसका नाम। जैसे इसका नाम क्या था, 1 2 2 3 4 2 4 डाई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, तो जैसे मैंने बोला 2 4 डाई नाइट्रो फिनॉल, यहाँ क्या लगा था OH, अरे सॉरी OH, ठीक है, फिनॉल। ऐसे यहाँ Cl की जगह क्या लगेगा, OH गर्म करने पर। अब मैंने क्या कर दिया, इनको कंडेंस करके लिख दिया, NO2, यहाँ भी है NO2 और यहाँ भी है NO2, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा फिनॉल, OH, यही तो रहा सब्स्टिट्यूशन OH। ये क्या बन गया, ये बन गया 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और क्या बन गया ये फिनॉल, ठीक है। इसका बहुत कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। तो कैसे बनाओगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक एसिड, NaOH की प्रेजेंस में और डाइल्यूट HCl से गर्म करने पर क्या बनता है, पिक्रिक एसिड, ठीक है। आप कभी ये पूछता है कि इस पे तो OH ग्रुप लगा हुआ है, और OH ग्रुप क्या होता है, बेस, ठीक है, तो आपको बोलेगा कि इसको एसिड क्यों बोल रहे हैं, तो रीज़न यहाँ पे यही है, इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर नीचे उतारेगा तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो ये लोन पेयर जब नीचे उतर जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। तो भाई जो पॉजिटिव होते हैं वो क्या देते हैं, अम्लीय अभिक्रिया, उसको क्या बोलते हैं, अम्ल, जिससे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये खैर आपका भी क्वेश्चन नहीं है, जब हम फिनॉल पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, तो ये हो गई आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया की, ठीक है। सामान्यतः आप बोलोगे नहीं देगा, रेजोनेंस और कार्बन X बॉन्ड की CX बॉन्ड की प्रकृति के कारण, मैंने दोनों रीजन बताया, वही रीजन आपने परीक्षा में लिखने हैं। समझ में आया। डाउ प्रोसेस कैसे करते हैं, तो डाउ प्रोसेस से 623 केल्विन पे कराते हैं, हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे, तब जाके होता है NaOH और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, ठीक। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक को ड्राइंग ग्रुप लगा देते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, 1 लगाया तो 483, 2 नाइट्रो समूह लगाए ऑर्थो और पैरा पे लगाने, ठीक है, 383, 3 लगाए तो सिर्फ गर्म करने पर, ठीक है, पिक्रिक एसिड देता है। अगर आप ये नाइट्रो, देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप ये नाइट्रो समूह, ठीक है, ये Cl है और यहाँ लगा दे तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो समूह, अगर इस मेटा पोजीशन पे लगा दोगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, मतलब तब तुम समझोगे कि कम टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, नहीं। देखो कैसे, यहीं पे समझ लो, इस पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर उतरे नीचे, ये बॉन्ड आया यहाँ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ माइनस आया तो ये बॉन्ड कहाँ उतरेगा, यहाँ, और ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ, तो नेगेटिव यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और उसके बाद कहाँ आएगा, यहाँ, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रुक ही नहीं रहा है। भाई आपने बोला ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिले तभी तो खींचे जब यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा, इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पहुँच ही नहीं रहा है नेगेटिव। तो अगर मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन लोगे तो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन में
को ही अभिक्रिया नहीं होगी, जैसे पहले हो रहा था 623 केल्विन पे, उसी पोजीशन पे आपकी रिएक्शन होगी। समझ में आया? तो सिर्फ कैसे लेने हैं, ऑर्थो और पैरा वाले लेने हैं, सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन, प्रतिस्थापित हुए ये, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लेने हैं नाइट्रो ग्रुप। तो अगर तीनों जगह लोगे ऑर्थो ऑर्थो पैरा पे तो पिक्रिक एसिड बनेगा, ऑर्थो पैरा पे लोगे तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल बनेगा, पैरा पे लोगे तो क्या बनेगा, पैरानाइट्रोफिनॉल। टेम्परेचर देख लो 483, 383 और 2 ऑर्थो और 1 पैरा पे लिया तो क्या सिर्फ गर्म करने पर आपका क्या बन जाता है, पिक्रिक एसिड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, रिवाइज करके देखें। देखो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तो आपकी ऑर्गेनिक अच्छी नहीं होगी बिल्कुल। आप इनको बिल्कुल प्रैक्टिस करके इनको 2-2 3 बाद लिखें। ठीक है, आपको आसानी से हो जाएगा। मैकेनिज्म एंड डाउ प्रोसेस की बताई। ठीक है, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखें। ठीक है, नोट्स प्रॉपर बनाए अपने। ठीक है, तो इस प्रकार से इस लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगले इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, इस प्रकार से हम फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को। सिर्फ इसी लेवल का है इस वर्ष के लिए। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, DDT शायद इस बार हट गए हैं सिलेबस से। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।